अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला की करम फजल और रहमत से आप सब ठीक होंगे। हमने यूनिट 4 जो था हमारा एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम नया यूनिट उठाएंगे, वो है यूनिट नंबर 5 ग्रीन स्किल्स। ग्रीन स्किल जैसे पता ही चलता है कि इट विल बी समथिंग रिलेटेड टू द ग्रीनरी और एनवायरनमेंट के साथ। जिस तरह आपको पता ही है ग्रीन रेवोल्यूशन विच वाज रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर, तो ग्रीन विद रेस्पेक्ट टू द एग्रीकल्चर है, या आप ये कह सकते हो कि ये टॉपिक जो है तो ये विद रेस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट या एग्रीकल्चर के रिलेटेड होगा। तो उसके लिए कि हमारे पास क्या स्किल्स होने चाहिए वो हम इस यूनिट में देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू द एनवायरनमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो यहाँ सबसे पहला पॉइंट है, एवरीथिंग अराउंड अस फॉर्म्स आवर एनवायरनमेंट एंड आवर लाइव्स डिपेंड ऑन द फ्लोरा एंड फौना अराउंड अस। जो हमारी ज़िंदगी है, जो हमारी ज़िंदगी के इर्द गिर्द सब कुछ मौजूद है, वो हमारा एनवायरनमेंट फॉर्म करता है। तो हमारी ज़िंदगी डिपेंड ही करती है किस पे, फ्लोरा और फाना पे। जो भी आसपास के पेड़ है या एनिमल्स है, फ्लोरा और फाना उन्हीं को बोलते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो जितने भी आसपास हमारे एनिमल्स और प्लांट्स है या बाकी चीज़ें हैं, तो वो उसको क्या बोलते हैं हम, एनवायरनमेंट। तो उस पे हमारा ज़िंदगी मुनहसर है, डिपेंडेंट है, ठीक। Similarly, our school environment comprise the physical and the socio-cultural environment। जो हमारा स्कूल, वैसे ही जिस तरह हमारा एक environment होता है जिसमें हम रहते हैं, जिसके जिसके हिसाब से हमारे आसपास प्लांट्स और एनिमल्स है, तो वो हमारा environment फॉर्म करते हैं जिस पे हम डिपेंडेंट रहते हैं। तो वैसे ही हमारे स्कूल में भी एक एनवायरनमेंट होता है, एक फ़िज़िकल और दूसरा सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट। अब फ़िज़िकल एनवायरनमेंट क्या होता है? फ़िज़िकल एनवायरनमेंट में एक तो स्कूल की बिल्डिंग है, क्लासरूम्स है, लाइब्रेरी है, कॉरिडोर्स है, कैंटीन है, एटिस्ट्रा। तो ये फ़िज़िकल एनवायरनमेंट बनाती है एक स्कूल की। तो जो सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट होता है स्कूल में, वो क्या, उसमें क्या आता है कि वहाँ टीचर्स पढ़ाते कैसा है, जो स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ कैसी रहती है, जो स्टूडेंट्स का एटीट्यूड है लर्निंग का वो कैसा है, वो पढ़ना चाहते हैं कि नहीं, कि मतलब उनका सिर्फ यही है घूमना फिरना है, तो वो उनका एटीट्यूड है। सोशल बिहेवियर कैसा है एक दूसरे के साथ, या बाहर कैसे सोशली उनका बिहेवियर कैसा है, चाहे फिर टीचर्स हो फिर स्टूडेंट्स हो। डिसिप्लिन कैसा है, रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स कास्ट रिलीजन एटिस्ट्रा। एक दूसरे की कास्ट की रेस्पेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, रिलीजन की रेस्पेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट होता है कहाँ पे, स्कूल में, ठीक। बट हमें ये नहीं पढ़ना, हमें यहाँ विद रेस्पेक्ट टू ग्रीन स्किल्स कुछ और ही पढ़ना है। तो वो है हमारा जनरल एक एनवायरनमेंट जिसमें प्लांट्स एनिमल्स जो हमारे आसपास, जिस पे हम डिपेंडेंट रहते हैं, हमारी ज़िंदगी डिपेंडेंट रहती है, उसके रिलेटेड हमें यहाँ पढ़ना है। द एनवायरनमेंट अराउंड अस अफेक्ट्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ एंड ऑल आवर डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑल्सो अफेक्ट द एनवायरनमेंट। ऑब्वियसली जो हमारे इर्द गिर्द एनवायरनमेंट है वो हमारी ज़िंदगी पे बहुत ही गहरा असर डालता है, ठीक, वन वे और द अदर वे। क्योंकि देखिए, अगर पेड़ होंगे तभी बारिशें होंगी, पेड़ नहीं होंगे बारिशें नहीं होगा। टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा अगर पेड़ नहीं होगा, सॉइल इरोजन ज़्यादा होगा अगर पेड़ नहीं होंगे, ठीक। तो वैसे ही जिस तरह एक एनवायरनमेंट हम पे बहुत ज़्यादा गहरा असर डालता है हमारी ज़िंदगियों पे, तो वैसे ही हमारी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है, ह्यूमन रेस की जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है, वो भी एक एनवायरनमेंट पे गहरा असर डालती है। तो ये इन रिटर्न है, अगर एनवायरनमेंट हमारे साथ बुरा करता है तो वो इसी वजह से करता है क्योंकि हम बुरे हैं, हमने बुरा किया होगा एनवायरनमेंट के साथ। अगर हम अच्छा एनवायरनमेंट के साथ करेंगे तो ऑब्वियसली एनवायरनमेंट भी इन रिटर्न हमारे साथ अच्छा ही करेगा, ठीक। Those who live in cities get their food supply from surrounding villages and in turn are dependent on forests, grasslands, rivers for resources such as water, fuel, wood और fodder etc. ठीक। तो जो लोग सिटीज़ में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, ठीक, तो वो उनका जो फूड सप्लाई आता है वो मोस्टली कहाँ से आता है, जो आसपास के गांव हैं वहाँ से आता है वो, क्योंकि गांव में ही ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर है, वहाँ ही खेती बाड़ी होती है, वहाँ ही मोस्टली फूड की पैदावार होती है, ना कि सिटीज़ में, ठीक। अब वह ये कह सकते हो कि मोस्टली लोग डिपेंडेंट हैं इन्हीं फॉरेस्ट पे, जंगलों पे, ग्रास लैंड्स पे, रिवर्स पे, सच एज़ वाटर, फ्यूल, वुड, फॉडर। अब जैसे कि हमें वहाँ से पानी मिलता है, क्योंकि मोस्टली सिटीज़ में तो आपको साफ़ पानी कहीं नहीं मिलेगा, ऐसे कोई नदी साफ़ नहीं दिखेगी, ये तो विलेजेस में ही होता है क्योंकि इंडस्ट्रीज़ नहीं रहती है, तो वहाँ आपको साफ़ पानी मिलेगा।
فیول ووڈ جو جنگلوں میں آپ کو فیول ووڈ ملتا ہے جو ہم پھر گھروں میں یوز کرتے ہیں تو وہ ملتا ہے ہمیں. فوڈر جو مویشی ہوتے ہیں ہمارے اینیملز ہوتے ہیں جن کو ہم پھر مطلب ان کو گھاس کھلاتے ہیں یا باقی چیز تو وہ ہمیں گراس لینڈ سے ملتا ہے, فارسٹ سے ملتا ہے. تو ہم بہت سارا چاہے پھر سٹیز کے لوگ ہوں گے چاہے پھر ولیجز کے لوگ ہوں گے, ہم موسٹلی ڈپینڈنٹ ہی رہتے ہیں ہمارے سراؤنڈنگ انوائرمنٹ پہ. ٹھیک, we use resources from which food is made and we depend on the community of living plants and animals which form a web of life. تو جو ہم ریسورسز یوز کرتے ہیں فرام وچ فوڈ از میڈ, تو جیسے کہ ہم چاہے پھر اینیملس ہو چاہے پھر پلانٹس ہو ہم اس پہ ڈپینڈنٹ رہتے ہیں تاکہ ہمیں غذا ملے, تاکہ ہمیں فوڈ ملے. جو لیونگ پلانٹس ہے اینیملز ہے ڈیڈ تو ہم کھائیں گے نہیں. ٹھیک, تو اس کے بعد ہم ان کو ہمیں وہاں سے فوڈ ملتا ہے اور ان ریٹرن یہ ویب آف لائف ہے, یہ ایک میش بنتا ہے, ہم ایک دوسرے پہ ڈپینڈنٹ رہتے ہیں. ٹھیک, اگر میں مان لو میں ایک پیڑ کاٹتا ہوں اپنے فائدے کے لیے, ایک پیڑ کاٹتا ہوں, کوئی کام ہوگا مجھے, لیٹ اٹ بھی مجھے چھت بنانی ہوگی مکان کی, تو میں اس کے لیے ایک پیڑ کاٹوں گا ضرور. تو مجھے کیا کرنا چاہیے, مجھے ایک سوشل ریسپانسبلٹی ہوتی ہے انوائرمنٹ کے لیے ریگارڈنگ ود ریسپیکٹ ٹو انوائرمنٹ. اگر میں نے ایک پیڑ کاٹا تو مجھے وہاں 10 پیڑ اور لگانے چاہیے چھوٹے چھوٹے, سو دیٹ بائی ٹمارو میری جو آف سپرنگس ہوں گی, جو ہماری نیکسٹ جنریشن ریس ہوگی, ان کو کوئی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو یہ ایک ویب آف لائف ہے. تو جو ہم ایک دوسرے پہ ڈپینڈنٹ رہتے ہیں, آپ نے فوڈ چین پڑھی ہوگی, ویب چین پڑھی ہوگی کہ ہم کیسے ایک دوسرے پہ ڈپینڈنٹ رہتے ہیں ایک انوائرمنٹ میں, سراؤنڈنگس میں. ٹھیک, تو ہمیں بھی انہی پلانٹس اینڈ اینیمل سے فوڈ ملتا ہے, ہم ان کو یوز کرتے ہیں, تو ہمیں بھی اس انوائرمنٹ کا پھر دھیان رکھنا چاہیے, خیال رکھنا چاہیے. Over the years, with economic development, there has been an increase in environmental pollution. اب سال جیسے پہلے کیا ہوتا تھا, مان لو 1980s میں یا 1950 میں بہت زیادہ پیڑ تھے, پولیوشن زیادہ نہیں تھا کیونکہ گاڑیاں نہیں تھی, بہت کم تھا, ایسا کوئی انوینشن نہیں ہوا تھا جس سے مطلب لائک انڈسٹریز نہیں تھی. اگر ہم انڈیا کی بات کریں گے بہت زیادہ انڈسٹریز نہیں تھی, تو یہاں پولیوشن تھا ہی نہیں, انوائرمنٹ بہت نیٹ اینڈ کلین تھا ہر ایک اینگل سے. بٹ جیسے ہم ٹائم گزرتا گیا, اکنامک ڈیولپمنٹ ہو گئی بہت زیادہ, لائک ہم یہ کہہ سکتے ہیں آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ ہو گئی کنٹریز میں, تو اس سے کیا ہوا کہ پولیوشن بھی بڑھنا اسٹارٹ ہو گیا, انڈسٹریز بڑھ گئی تو پولیوشن بڑھ گیا. اب ہائیڈرو الیکٹرسٹی پروڈیوس ہوتی ہے, بٹ پہلے تھرمل ہوتی تھی, ہم کول پہ چلاتے تھے. اب الیکٹرک ٹرینز آ رہی ہے, پہلے تھرمل ٹرینز تھی جس پہ ہم کول یوز کیا کرتے تھے, پھر اسٹیم انجن پہ, پھر ان کو اسٹیم ملتا تھا, پھر تب چلتی تھی. بٹ دقت کیا تھی, ہمیں کول کو یوز کرنا پڑتا تھا جو پولیوشن بہت زیادہ کریٹ کرتی تھی ایئر پولیوشن کا. تو ویسے ہی انوائرمنٹل پولیوشن جنرلی, پھر واٹر پولیوشن ہو, سوائل پولیوشن ہو, ایئر پولیوشن ہو, یہ سب اسی انوائرمنٹ میں ہی ہوتا ہے. تو ود اوور دی ایئرس جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہوئی, اس سے پولیوشن میں انکریز ہوا. ٹھیک, for example, with the advent of high input agriculture, we could grow more food by using fertilizers and pesticides. تو آپ کو پتہ ہے کیونکہ ہمیں یہاں پڑھنا ہی ہے مور اور لیس ایگریکلچر کے ریگارڈنگ, کیونکہ گرین سکلز ہیں. تو یہاں پہ ہم اگر ایگریکلچر کی بات کریں گے, پہلے کیا ہوتا تھا, جو ہم مان لو ہم گندم شالی یا باقی چیزیں ہم اگاتے تھے تو اتنا زیادہ پیداوار نہیں ہوتا تھا, بٹ ہم یہ چاہتے تھے کہ ہمیں بہت زیادہ اس کا پیداوار مل جائے. وہاں جہاں پہلے مجھے 1 ٹن ملتا تھا اب مجھے 10 ٹن مل جائے اسی کھیت سے. ٹھیک, اب اس کے لیے میں نے کیا کیا, میں نے فرٹیلائزرس پیسٹیسائڈس یوز کرنا اسٹارٹ کر دیے. ٹھیک, بٹ اٹ آلسو ریزلٹڈ ان دی ال افیکٹس آف اوور یوز آف کیمیکلس. اب پروڈکشن تو مجھے بہت زیادہ مل گئی, بٹ اس کا کچھ سائڈ افیکٹ ہو گیا. اس سے کیا ہو گیا, کیونکہ جتنا میں نے زیادہ کیمیکل یوز کیا, اس سے ایک وہ ہیزارڈ اسٹرکچر بن گیا. کس کے لیے, ہیومن ریس کے لیے, کیونکہ اس میں کیمیکلز تھے, وہ کیمیکلز ہمارے اندر جاتے ہیں, پھر کوئی نہ کوئی بیماری ہو ہی جاتی ہے. دیٹ مینس ایک سائڈ افیکٹ ہو ہی گیا. ٹھیک, وہ ہمارے اندر بھی اور زمین میں بھی جب کیمیکلز ہوتی ہے تو اوبویسلی فرٹیلیٹی کم پڑ جاتی ہے. اس سے پانی میں گیا تو اس سے بھی دقت ہے, وہ بھی کیا نام ہے اس کا, واٹر پولیوشن ہو جائے گا پھر اس کی وجہ سے, کیمیکلز کی وجہ سے. کیونکہ جب بارشیں ہوتی ہے پھر وہ پانی چلا جاتا ہے ڈرینز میں, ڈرین سے پھر اوبویسلی ندیوں میں جائے گا, تو وہ واٹر پولیوشن کرتا ہے. واٹر پولیوشن کی وجہ سے جو ہمارے لیے فش ریسورسز ہے, جو جہاں سے ہم مچھلیاں حاصل کر سکتے ہیں, ان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. تو دقت ہوگی وہاں سے بھی کہ ہمارا جو واٹر پولیوٹ ہو گیا, وہاں بھی جو آرگینزمز ہے یا جو وہاں لیونگ آرگینزمز ہیں
उनकी डेथ हो सकती है, तो वो भी एक एनवायरमेंटल पोल्यूशन ही है, विच लेड टू द सॉइल एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जिससे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा, एनवायरमेंट डिग्रेड होगा, हमारे यूज़ के काबिल नहीं होगा, फिर सॉइल डिग्रेड होगा जिससे फर्टिलिटी कम होगी, हम ज़्यादा पैदावार नहीं कर सकते फिर उसकी वजह से। दिस थ्रेटन इज द स्टेबिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। ऑब्वियसली ये स्टेबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट के लिए थ्रेट है, एक बहुत बड़ी थ्रेट है। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग होती गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिलीज़ होते गए हमारे इंडस्ट्री से, या सल्फ़र रिलीज़ होता गया, उससे ओजोन डिप्लीशन हो गया, ओजोन डिप्लीशन से ओजोन होल बन गया, जिससे हमारे यहाँ कॉस्मिक रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज़मीन पे आ जाएंगी, जिससे स्किन कैंसर होने का खतरा है। तो ऑब्वियसली जितना हम मिसयूज़ करेंगे किसी चीज़ का, हम एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रखेंगे, ऑब्वियसली एनवायरनमेंट भी हमारा ध्यान नहीं रखेगा, तो एनवायरनमेंट में अनस्टेबिलिटी हो जाएगी, वो स्टेबल नहीं रहेगा। ठीक, इसके बाद we need to plan the maintenance of the areas in a sustainable manner so that we can enjoy the good environment created by us. तो obviously हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम कैसे environment में जो हमारे resources हैं उनको यूज़ करें, sustainable, एक अच्छे से यूज़ करें। आप मान लो मुझे जहाँ 1 किलो की ज़रूरत है, ठीक, मुझे 1 किलो से थोड़ा सा अपने आप को ऐसे मेंटेन करना होगा कि मुझे 800 ग्राम ही यूज़ करना पड़े, मैं 1 किलो क्यों यूज़ करूँ अननेसेसरीली। ठीक, तो एक बहुत अच्छे तरीके से मैं एनवायरनमेंट को यूज़ करूं। अगर मैंने एक पेड़ काटा तो उसकी जगह 10 को फिर से लगाऊं, उनको मतलब पानी दूं, अच्छे से उनको, और बायो ऑर्गेनिक मैन्योर डाल दूं उसमें, ताकि वो पेड़ भी ग्रो जल्दी जल्दी करना स्टार्ट कर देंगे। मेरा एनवायरनमेंट सही रहेगा मेरे लिए, क्योंकि ऑब्वियसली एनवायरनमेंट सही रहेगा वो आपका ही फ़ायदा है इन रिटर्न। ठीक, तो हमें सस्टेनेबल मैनर से इस एनवायरनमेंट के रिसोर्स को यूज़ करना पड़ेगा, सो दैट एनवायरनमेंट हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहे। ठीक, इट मे बी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, डेवलपिंग इको फैशन डिज़ाइन, हमें ऐसे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस यूज़ करने का पड़ेंगे जिसमें वो जो इको फ्रेंडली हो, जो इकोनॉमी मतलब जो हमारा लाइक एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए किसी भी तरीके से। अब पहले प्लॉइंग होती थी, हम लाइक जनरली बैल को यूज़ करते थे प्लॉइंग के लिए। अब ज़मीन जिसकी ज़्यादा है, हमें ये सोचना है कि लेट इट बी, मैं ऐसी मशीनरी का यूज़ करूं जिससे पोल्यूशन क्रिएट ना हो, जिससे धुआं पैदा ना हो, जो मेरे एनवायरनमेंट को फिर डिग्रेड ना करे, वैसे मुझे उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब मान लो मुझे इरिगेशन करना है, हमारे पास तो होती है ज़मीन बहुत कम होती है, लेकिन अगर हम बड़े बड़े एग्रीकल्चरल फील्ड्स की बात करेंगे तो जहाँ पे इरिगेशन होती है, जो वाटर पंप होते हैं, डीजल पंप, तो वो क्या करते हैं, वो डीजल जनरेटर स्टार्ट करते हैं, तो फिर वो पानी खींचता है ज़मीन से और इरिगेशन होती है, वो पानी ज़मीन को देते हैं। बट जो डीजल पंप है वो भी पोल्यूशन क्रिएट करता है। सो इट इज़ बेटर टू यूज़ सोलर पैनल्स। वहाँ सोलर पैनल्स, बड़े बड़े सोलर पैनल्स यूज़ करो। सोलर पैनल्स की वजह से आप इरिगेट करवा सकते हो अपने ज़मीन की। सोलर पैनल से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है फिर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी हो, या आपका पानी नहीं है वहाँ तो फिर आप थर्मल इलेक्ट्रिसिटी पैदा करो। ठीक, तो हमें ऐसे वे आउट्स निकालने चाहिए तो जो एक एनवायरनमेंट के लिए फ़ायदेमंद हो, एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। ये अब हमारे एक इंडिविजुअल लेवल का भी जिम्मेदारी है, और ऑब्वियसली गवर्नमेंट को भी ऐसा करना चाहिए, उनको ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए सो दैट एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो। अब जैसे गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए थे ग्रीन रेवोल्यूशन लाना है, गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिया वाइट रेवोल्यूशन, गवर्नमेंट ने स्टेप लिया ब्लू रेवोल्यूशन या येलो रेवोल्यूशन, तो ऑब्वियसली उनको एनवायरनमेंट के प्रति कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए सो दैट एग्रीकल्चर फील्ड की अगर हम बात करें, सो दैट एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना हो। कोई ऐसे कानून बनाना चाहिए कि अगर कोई पेड़ काटता है एटलीस्ट उसको इस एक पेड़ की जगह कंपल्शन है कि वहाँ 10 पेड़ ज़रूर लगाएं। ठीक, तो जिससे हमारा एनवायरनमेंट साफ़ सुथरा हो। बैन करना चाहिए ऐसे केमिकल हैज़ार्ड्स को जो फिर हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाए। ठीक है, तो ये थे कुछ चीज़ें जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुँचे, हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो ये हमारा एनवायरनमेंट है, और एनवायरनमेंट होता क्या है, जो हमारे आसपास है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, प्लांट्स हो, एयर हो, वाटर हो, ये हमारा एक एनवायरनमेंट बनाता है जिसमें हम रहते हैं। हम खुद अच्छे से रहेंगे, एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना पहुँचाएगा, कोई नुकसान ना पहुँचाए तो ऑब्वियसली एनवायरनमेंट भी उसको वापस नुकसान नहीं पहुँचाएगा। ठीक, तो ये था आज का एक जनरल टॉपिक था एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन। तो कल मैं इंशाल्लाह इसका जो दूसरा टॉपिक होगा सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट, उसके रिगार्डिंग हम कल पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।